आज कहानी उस रॉबिनहुड माफिया की जिसने अपने दुश्मन को मारने के लिए पहले एलएमजी खरीदनी चाहिए और जब नहीं मिली तो AK-47 के 500 राउंड उसके ऊपर झुंकवा दिए और 23 गोली अपने दुश्मन के बदन में भरवा दी। और जब वो मर गया तो उसने कहा चुरकी काट ली है मुट्ठी मां। और उसके गुर्गे ने कहा कि भैया जी को बहुत दिन से तंग करके रखा था। आज कहानी उस रॉबिनहुड माफिया की जिसने एक मठ के महंत से दुश्मनी मोल ले ली। उस मठ के महंत ने कहा जब हम सत्ता में आएंगे तो तुम्हारा नाश कर देंगे। और जब वो सत्ता में आया तो पंजाब से उत्तर प्रदेश के रास्ते में वो शख्स, वो माफिया 1000 किलोमीटर तक अपना पेशाब रोक करके बैठा रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तब वक्त आ चुका था गाड़ी पलट करके गोली मार देने का, एनकाउंटर कर देने का। आज कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया मुख्तार अंसारी की। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जुर्म@8pm, जिसमें हम देश और दुनिया के अलग अलग अपराधियों के बारे में आपको कहानी सुनाते हैं। वो अपराधी जिन्होंने अपराध की दुनिया के साथ साथ बाकी दुनिया में भी अपनी कुछ छाप छोड़ी। आज कहानी उस शख्स की जिसकी दुश्मनी की कहानी पूरे पूर्वांचल में अलग अलग तरीके से, चाहे चाय की दुकान पर बैठे चाचा हों और चाहे ज्ञानी लोग, चाहे नेता लोग, अपने हिसाब से उसकी कहानियां सुनाते हैं। जिसकी ऐसी कहानियां हैं जिनको सुन करके लोग सोचते हैं कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। लाल चश्मा चढ़ाए वो शख्स जब जिप्सी की छत पे बैठ करके अपने इलाके में निकलता था तो आसपास के लोग बगल हो जाया करते थे। किसी चौराहे पर कभी उसके लिए जाम नहीं लगा करता था। जिसे अपना मसीहा मानते थे, नेता जिसे अपना भी नेता मानते थे और माफिया जिसे अपना मसीहा माना करते थे, और कुछ के लिए वो डर का सबसे बड़ा नाम हुआ करता था। आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया मुख्तार अंसारी की, जिसकी अगर हम पिछली पीढ़ियों को देखें तो हिंदुस्तान में उनका एक अलग रुतबा रहा। जिसका दादा कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस से जिसकी करीबी रही, जिसका चाचा भारत का उपराष्ट्रपति रहा, जिसका भाई अपने आसपास के इलाके में एक इज्जतदार शख्स रहा, जिसका बेटा नेशनल लेवल शूटिंग चैंपियन रहा, और वो शख्स उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया बना। उसका नाम है मुख्तार अंसारी। उत्तर प्रदेश के जो माफिया हुआ करते हैं, जो डॉन हुआ करते हैं, उनकी एक कहानी होती है कि किसी मजबूरी में वो अपराध करना शुरू करते हैं। लेकिन यह शख्स अपने आप से, अपने मन से अपराधी बना था। उसकी एक पूरी पीढ़ी की कहानी हमने आपको बताई, जो हिंदुस्तान में तमाम जो बड़े लोग थे उनके साथ में उठती बैठती थी और तमाम बड़े लोगों में गिनी जाती थी। अंसारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और उसके बाद वहीं से छात्र राजनीति में कदम रखा। 70 के दशक में जब पूर्वांचल के विकास के लिए पैसा आया तो जौनपुर बनारस का जो इलाका हुआ करता था उस पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया गया। मुख्तार अंसारी ने मुकुंद सिंह गैंग ज्वाइन करी। उस वक्त पर 2 गैंग चलती थी, मुकुंद सिंह और साहिब सिंह गैंग, दोनों की अपने आप में दुश्मनी हुआ करती थी। और मुख्तार अंसारी मुकुंद सिंह गैंग ज्वाइन कर चुका था। वहां से उसने अपराध करना शुरू किया और उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो आगे चल के उसकी जान का प्यासा बना, ब्रजेश सिंह। उसकी मुलाकात साहिब सिंह गैंग के उस शख्स से हुई। ब्रजेश सिंह से उसकी पहली दुश्मनी नहीं थी, पहले वो लोग दोस्त हुआ करते थे। लेकिन त्रिभुवन सिंह से, ब्रजेश सिंह की हमने आपको कहानी सुनाई है, अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए उसने कई लोगों को मारा और उसके बाद जब उसे सहारे की जरूरत हुई तो वो त्रिभुवन सिंह के पास गया। मुख्तार अंसारी की दुश्मनी त्रिभुवन सिंह से थी। त्रिभुवन सिंह से ब्रजेश सिंह जुड़ा और ब्रजेश सिंह से इनकी दुश्मनी बढ़ गई और दोनों लोग 80 का दशक आते आते कोयला, रेलवे, स्क्रैप, जितना भी अभी जो माफिया का पैसा आता है उसका जो स्रोत है वो सरकारी ठेके हैं, और उन पर दोनों ने अपना दबदबा कायम करना शुरू किया। और उसी की वजह से उत्तर प्रदेश में 80 के दशक से लेकर के आज की तारीख में सबसे बड़ी दुश्मनी जो माफिया के बीच चल रही है वो आज तक चली आ रही है मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच में। हर साल 2 साल पर ऐसी खबरें आती हैं, ब्रजेश सिंह ने मुख्तार को मारने की कोशिश करी, कभी मुख्तार ने ब्रजेश को मारने की कोशिश करी। लेकिन आज दोनों की हालत बदल चुकी है, दोनों जेल में हैं, दोनों लगभग बर्बाद हो चुके हैं। आखिर कैसे बर्बाद हुआ मुख्तार अंसारी, जो 5 बार का विधायक रहा, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी में 2 फाड़ हो गए। समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया। अखिलेश यादव ने अपने एक मंत्री को पार्टी से बाहर निकाल दिया सिर्फ इस बात पर कि मुख्तार अंसारी को पार्टी में शामिल करवाया जाए। आखिर कैसे बन गया मुख्तार अंसारी इतना ताकतवर अपना साम्राज्य। 1996 में मऊ विधानसभा से यह शख्स पहली बार विधायक बना। उसके बाद उसके पहले ही 88 में उसके ऊपर पहला केस हुआ था और इस दरमियान में जो साल गुजरे थे इसमें उसने अपनी जरायम की एक मजबूत और अच्छी खासी दुनिया कायम कर ली थी, जिसमें पूर्वांचल का हर माफिया उसके नीचे काम करता था और हर राजनीतिक पार्टी उसका साथ लेने के लिए
उतावली रहा करती थी। अपने 5 बार के विधायक के करियर में ये 3 बार अलग अलग पार्टियों के साथ में विधायक बना और 2 बार निर्दलीय विधायक बना। अगर इलाके में इसके बात करें, मऊ और उसके आसपास के इलाके में, तो लोग इसको रॉबिनहुड से कम नहीं मानते हैं। यह गरीबों की जाकर मदद करता है, उनको पैसे देता है और उनके घर में जाकर के उनकी तमाम जरूरतों को पूरा करता है। कोई लड़ाई होती है तो पर बैठ करके आता है और वहीं से हुक्म सुना देता है और किसी भी लड़ाई और मामले का फैसला हो जाता है। ये तमाम कहानी मुख्तार अंसारी। लेकिन 2 कहानियां हैं जो हम आपको यहां पर सुनाना चाहते हैं, जिनकी वजह से मुख्तार अंसारी आज जिस हालत में है उस हालत में है। एक है उसने एक पुलिस कप्तान से दुश्मनी मोल ली, दूसरा एक मठ के महंत से, और दोनों ने इनको अलग अलग तरीके से, एक ने कानूनी तरीके से, एक ने अपने ही तरीके से इसको बर्बाद करने की ठान ली। और तकरीबन 20 साल के इंतजार के बाद जब वो शख्स सरकार में आता है और खुद सरकार बन जाता है, तब उसने मुख्तार अंसारी का जीना हराम कर दिया। वो शख्स कोई और नहीं, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ की तमाम लोगों से दुश्मनियां हैं अलग अलग कारणों से, लेकिन मुख्तार अंसारी के साथ उसकी दुश्मनी बहुत पुरानी है। साल 2005 की बात है जब मुख्तार अंसारी ने भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के सबसे बड़े नेताओं में से एक और भविष्य के मुख्यमंत्री माने जा रहे कृष्णानंद राय का मर्डर करवाया था हुआ था। और फोन पर उसने अपने इशारे से अपने जो गुर्गा उसका था मुन्ना बजरंगी, जिसकी भी कुछ दिनों पहले हत्या हुई, उसके जरिए इसकी कृष्णानंद राय की उसने हत्या करवाई और तकरीबन 500 राउंड फायरिंग हुई थी। इसकी 2 कहानियां यहां से निकलती है, एक तो शैलेंद्र सिंह से जुड़ती है और दूसरी योगी आदित्यनाथ से जुड़ती है। योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी अपनी बना रहे थे और खास करके वो मुख्तार अंसारी के प्रभाव के बराबर की एक सत्ता कायम करना चाहते थे, जो कि राजनीतिक ना हो, गैर राजनीतिक सत्ता कायम करना चाहते थे कि वो मुख्तार अंसारी का जवाब दे सके। शैलेंद्र सिंह की कहानी पर जाएं उससे पहले आपको योगी आदित्यनाथ के साथ कहानी बता देते हैं। 2005-06 में मऊ दंगा हुआ था, जिसमें मुख्तार अंसारी पहली बार गिरफ्तार हुआ और उसके बाद जेल से कभी बाहर नहीं आया। 2005-06 के बीच में दंगा हुआ मऊ का, तो वो जाहिर तौर पर हिंदू और मुसलमान के बीच का दंगा था। मुसलमानों का नेता बना मुख्तार अंसारी और हिंदुओं को बचाने और संभालने का बीड़ा उठाया योगी आदित्यनाथ। योगी ने चुनौती दी कि वो जब भी सरकार में आएंगे, जब भी ताकत में आएंगे, मऊ दंगा के अपराधियों का हिसाब लगाएंगे, उनका नाश कर देंगे। बात कहने के बाद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से मऊ जा रहे थे। दोहरी घाट पर उनकी गाड़ी को घेरा जाता है, उनके ऊपर हमला होता है, लेकिन किसी तरीके हैं और योगी आदित्यनाथ को पता चल चुका था कि अगर ताकत नहीं बढ़ाई तो मुख्तार अंसारी आज नहीं तो कल उनको मरवा देगा। इसके बाद फिर 2008 में हिंदू युवा वाहिनी अपनी मजबूत कर चुके थे। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में उनका एक अच्छा खासा असर बन चुका था और आजमगढ़ वो जा रहे थे रैली करने के लिए, हिंदुओं के हित में, हिंदुओं को बचाने के लिए। जो धर्मांतरण हो रहा था उन तमाम चीजों के खिलाफ वहां डीएवी कॉलेज के मैदान में वो रैली करने जा रहे थे। तारीख थी 7 दिसंबर 2008। मुख्तार अंसारी ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर, जो 40 गाड़ियों का काफिला कहा जाता है और उसमें 7वीं गाड़ी योगी आदित्यनाथ की थी, लाल रंग की एसयूवी थी, उसके ऊपर आकर एक पत्थर गिरता है। सबको पता चल चुका था कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमला हो चुका है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ सरकार नहीं थी, उस वक्त की पुलिस नहीं थी और तकरीबन 100 गाड़ियां आकर के दाएं बाएं खड़ी होती हैं, जो कुछ योगी आदित्यनाथ के समर्थन में होती हैं और कुछ मुख्तार अंसारी की होती हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी की तरफ से गोलियां चल रही थी, योगी आदित्यनाथ की तरफ से लाठी डंडा लिए लोग थे और गोलियां चलती रही। किसी की मौत तो उस वक्त नहीं हुई, लेकिन पुलिस पूरी तरह से मूक दर्शक बनी रही। और एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को यह जगाने वाला मौका था और बताने वाला मौका था कि या तो मुख्तार अंसारी के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना होगा या तो मुख्तार अंसारी योगी आदित्यनाथ को खत्म कर देंगे। और उसी वक्त योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया था, जिस रोज हम सरकार में आएंगे उस रोज तुमको खत्म कर देंगे। साल 2017 आता है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है और उसके शुरू होती है। उसका नतीजा यह है कि मुख्तार अंसारी आज व्हील चेयर से कभी उठ नहीं पाता है। होता यूं है कि जैसे सरकार आती है उसके बाद एक लंबू नाम के क्रिमिनल का नाम सामने आता है और कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी को जेल में ही दिल का दौरा पड़ा था और उसके बाद में उनको लखनऊ ले जाया गया, वहां अस्पताल में इलाज चला और उनकी पत्नी ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि इनको मारने की साजिश की जा रही है। जब लंबू को गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि ब्रजेश सिंह ने 6 करोड़ में मुख्तार अंसारी को मारने की सुपारी दी थी ताकि चाय में जहर मिलाया जाए। ये अलग अलग 2 थ्योरीज हैं, जो सरकार और प्रशासन कहता है कि हार्ट अटैक आया था और जो मुख्तार अंसारी की पत्नी कहती हैं और तमाम लोग कहते हैं कि ब्रजेश सिंह ने 6 करोड़ में सुपारी दी थी लंबू को। लंबू की एक और कहानी है, बिहार के आरा जेल में एक बार मुख्तार अंसारी की पेशी थी। मुख्तार अंसारी आने ही वाले थे कि लंबू ने अपनी गर्लफ्रेंड नगमा, जिसका नाम कहा जाता है नगमा या नगीना,
उसको मानव बम बना करके मुख्तार अंसारी को उड़ाने के लिए भेजा, और तब भी यही कहा गया कि उसकी भी सुपारी ब्रजेश सिंह ने दे रखी थी। और उसके बाद किस्मत ऐसी रही, मुख्तार अंसारी की गाड़ी कुछ लेट हो गई और नगमा पहले ही ब्लास्ट हो चुकी थी, मानव बम फट चुका था और उसके साथ साथ एक पुलिस वाला मर चुका था। नहीं तो आज से बरसों पहले ही मुख्तार अंसारी की कब्र आरा जेल में ब्रजेश सिंह ने बना दी थी। वो तमाम चीजें होती हैं। फिर उत्तर प्रदेश की अगर कहानी आपको बताएं तो फिर 2020 में बांदा की पंजाब जेल में इसको भेजा जाता है। पंजाब की एक जेल में बांदा से उसको उत्तर प्रदेश से पंजाब भेजा जाता है, क्योंकि मुख्तार अंसारी लगातार कह रहा था उसके ऊपर हमला होने वाला है, उसकी हत्या हो सकती है। और इसी दौरान उसके ऊपर एक मामला दर्ज होता है पंजाब में कि 1 करोड़ की फिरौती की मांग की गई है। इसको वहां पर भेजा जाता है, जेल में बंद होता है। आमतौर पर फिरौती के केसेस में जमानत मिल जाती है और जब मुख्तार अंसारी जैसा आदमी हो तो उसको और आसानी से मिल जाती है। आता है पंजाब जेल के रहने के दौरान उसकी तमाम अय्याशियों की तो व्यवस्था वहां पर हुआ करती थी, लेकिन उसने कभी भी जेल से बाहर निकलने की नहीं सोची, क्योंकि उसको डर था कि उसको मार दिया जाएगा। बाद 1 साल तक तकरीबन वो वहां रहता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में और मुकदमे उसके ऊपर दर्ज होते हैं, तमाम जेल में रहकर के हत्या करवाने का, किसी से फिरौती लेने का, और उसके तहत उत्तर प्रदेश पुलिस सुप्रीम कोर्ट में जाती है, सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाती है और वहां से आदेश लेकर के आती है कि 15 दिनों के भीतर पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकारें और पुलिस आपस में बात करके मुख्तार अंसारी को ट्रांसफर करवाएं। 10वां दिन होता है, उत्तर प्रदेश पुलिस कागजों के साथ वहां पहुंचती है और मुख्तार अंसारी को लेकर के आने का पूरा प्लान बन चुका होता है। पंजाब से बांदा जेल तक आने की दूरी 1000 किलोमीटर होती है, जिसमें 13 से 15 घंटे टोटल लगने होते हैं, जो पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होता है उसके हिसाब से। लेकिन मुख्तार अंसारी का डर उस वक्त और भयानक था। उसने कहा मैं पुलिस की गाड़ी में नहीं जाऊंगा, मैं एम्बुलेंस में जाऊंगा। एम्बुलेंस क्यों? देखिए, एक चीज हुई थी कि जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो अपराधियों पर इन्होंने नकेल कसने के लिए एक त्वरित न्याय का तरीका बना लिया। कुछ दिनों पहले ही विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था। एनकाउंटर हुआ इस कदर था कि उसे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था और रास्ते में गाड़ी पलट जाती है, वो भागने की कोशिश करता है और उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। और मुख्तार को लगता है कि कहानी हमारी भी ऐसे ही खत्म होने वाली है और मुख्तार इसीलिए मांग करता है तमाम सुरक्षा की। तमाम मीडिया की गाड़ियां उसके साथ चलने लगती हैं, 2 कमांडो से भरी हुई गाड़ियां रहती हैं और बीच में मुख्तार एम्बुलेंस में आता है। 1000 किलोमीटर तक मुख्तार अंसारी एक बार पेशाब करने के लिए नहीं उतरता है, क्योंकि डर था कि कहीं उसका एनकाउंटर न करवा दिया जाए। वो बांदा की जेल में है। बांदा की जेल की अगर आपको कहानी बताएं तो आज तक पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो ददुआ गिरोह रहा हो, चाहे राजा भैया रहे हों, या जितने भी बड़े माफिया रहे हैं, उनके लिए वो काला पानी की जेल के बराबर कही जाती है। बांदा जेल उत्तर प्रदेश की सबसे सख्त जेलों में से कहा जाता है। मुख्तार आज 16 नंबर बैरक में व्हील चेयर पर वहां रहता, घूमता, बैठता है। मुख्तार के साथ में एक और कहानी जुड़ती है, चूंकि जो बैरक बांटी जाती है वो नाम के अल्फाबेट के हिसाब से बांटी जाती है, मतलब 1 2 3 4 में इस तरह से बांटा जाता है कि ए से लेकर के फला शब्द तक वाले जो नाम होंगे वो एक में रखे जाएंगे, फिर उसके बाद रखा जाएगा। लेकिन मुख्तार को इन्हीं तमाम डरों के बीच में कि जेल में उसकी हत्या हो सकती है, 16 नंबर बैरक में रखा जाता है, जिसको कहा जाता है कि वो बांदा जेल की, उत्तर प्रदेश की किसी भी जेल की सबसे सुरक्षित बैरक है। उसके साथ में मुख्तार का नाम एम से शुरू होता है। एक और है जो खानसामा है, जिसका नाम तो नहीं उतना पब्लिक किया जाता है, उतनी बात नहीं होती है, एम से ही उसका भी नाम शुरू होता है। और मुख्तार जितनी भी जेलों में जाता रहता है उसमें उसके साथ वो जाता रहता है ताकि मुख्तार के लिए अच्छा खाना बना सके और मुख्तार के लिए वो तमाम चीजें करता है। बांदा जेल के बारे में एक कहानी कही जाती है कि एक बार उसे गैस स्टोव नहीं मिलता है खाना बनाने के लिए, तो दर्जनों बाल्टियां खरीद ली जाती है प्लास्टिक की, ताकि मुख्तार के लिए उसी बैरक में खाना बनाया जा सके। वो खानसामा हमेशा मुख्तार अंसारी के साथ में रहता है। और फिलहाल योगी आदित्यनाथ की सरकार और जो भाजपा सरकार है वो अपने नेता का, चाहे मौत का हुआ हो, जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, तमाम नेता गोरखपुर में पूरी तरह से जाकर के धरने पर बैठ गए थे, सरकार पर दबाव बनाया था और बदला लेने की सोची थी कि मुख्तार अंसारी को इस बात की सजा होनी चाहिए। लेकिन उस वक्त की सरकार खिलाफ थी, मुलायम सिंह सरकार थी और साफ तौर पर मुख्तार अंसारी को मुलायम सिंह का समर्थन मिलता रहता था। मुख्तार अंसारी को मुलायम सिंह अपना छोटा भाई कहा करते थे और उसे पूरा सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। इस वजह से तब कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब गिन गिन करके भारतीय जनता पार्टी जो उनके कार्यकर्ताओं के साथ, उनके नेताओं के साथ हुआ है, उसका कानूनी तौर पर उसे सजा दे रही है। यह कहानी है योगी आदित्यनाथ से मुख्तार अंसारी के जो राइवलरी रही है उनके बीच में, और उसका जो अभी ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और कहानी आती है डीएसपी शैलेंद्र सिंह के बारे में। अब शैलेंद्र सिंह उस वक्त पर एसटीएफ में हुआ करते थे, एसटीएफ के डीएसपी थे बनारस रेंज के। उस दौरान एक कॉल ट्रेस करती है एसटीएफ कॉल ये ट्रेस करती है
मुख्तार अंसारी और उसकी गैंग के लोग एक भगोड़े सिपाही से, भारतीय सेना के एक भगोड़े सिपाही, इसका नाम बाबूलाल यादव कहा जाता है, उससे बात करते हैं। लखनऊ कैंट की ये बातचीत होती है, जो पुलिस को लोकेशन मिलती है। वहां पर मुख्तार अंसारी एक LMG लाइट मशीन गन से गन की डील कर रहा था। यह गन की डील सिर्फ और सिर्फ कृष्णानंद राय को मारने के लिए होती है। कृष्णानंद राय चूंकि बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते थे और AK-47 और अन्य बंदूकें उसको नहीं भेज सकती थी, लेकिन LMG वो थी जो उस गाड़ी को भेज सकती थी और एक साथ 500 राउंड निकलने की बात कही जाती है। तो इस वजह से लग रहा था कि उसको मारने के लिए पूरा प्लान बनाया जा रहा था। और इसी दौरान STF ये कॉल ट्रेस करती है और STF तमाम सबूतों के आधार पर मुख्तार अंसारी पर केस दर्ज करती है। मुलायम सिंह की सरकार होती है। पहले तो उसे परमिशन मिलती है कि कॉल ट्रेस करिए, सुनिए क्या कुछ हो रहा है, लेकिन जब इसमें चूंकि पोटा लगाया गया था उस वक्त, तो जो बातचीत हुई थी वो मुख्तार अंसारी की डायरेक्ट नहीं हुई थी, उसके किसी गुर्गे से हुई थी। लेकिन जब पोटा लग जाता है तो उसमें जिस व्यक्ति का नाम भी आ जाता है, जिसका जिक्र भी आ जाता है, उसको भी उसके तहत जेल में बराबर की सजा दी जाती है। तो मुख्तार अंसारी के ऊपर ये तमाम केस लगाए गए DSP के द्वारा, DSP शैलेंद्र सिंह, लेकिन मुलायम सिंह ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, कहा कि ये केस नहीं लगाए जाएंगे। और हुआ कुछ यूं कि रातों रात मुलायम सिंह सरकार ने आदेश दिया कि STF की बनारस ब्रांच को भंग किया जाता है, चाहे IG रेंज रहे हो, चाहे DIG रेंज रहे हो, SSP DSP तमाम लोगों को रातों रात ट्रांसफर किया जाता है। मतलब आधी रात को इन सब का ट्रांसफर किया जाता है, बनारस की यूनिट भंग की जाती है। शैलेंद्र सिंह पर इसके बाद तमाम दबाव बनता है, परिवार के ऊपर इनके दबाव बनता है, और उन्हीं तमाम दबावों के बीच में आजिज आकर के एक रोज शैलेंद्र सिंह अपना इस्तीफा लिखते हैं। इस्तीफे में जो लिखते हैं वो आज तक उत्तर प्रदेश के पुलिसिया इतिहास में लिखा गया सबसे खतरनाक इस्तीफा है, जो सरकार पर साफ तौर पर आरोप लगाता है। सिंह ने लिखा कि राजनीति का इस कदर अपराधीकरण हो गया है कि आज अपराधी तय कर रहे हैं कि पुलिस और सरकार कैसे काम करेगी। इसको मुलायम सिंह को यह बात बुरी लगी। मुलायम सिंह ने मीडिया में जाकर के कहा कि शैलेंद्र सिंह केवल राजनीति करना चाहते हैं और पार्टी बनकर के वो बात कर रहे हैं, ना कि पुलिस अफसर बनकर के, इसलिए उनका इस्तीफा मंजूर इस आधार पर नहीं किया जाएगा। शैलेंद्र सिंह और परेशान होते हैं और शैलेंद्र सिंह फिर दूसरा इस्तीफा लिखते हैं 3 दिन बाद, जिसमें वो साफ तौर पर लिखते हैं कि हमको जैसे भी आप सस्पेंड कर सकते हैं, हमको निकाल सकते हैं नौकरी से, मेरा इस्तीफा चाहे मंजूर करिए, चाहे आप हमें नौकरी से निकाल दीजिए, लेकिन मैं अब ऐसे आपराधिक तंत्र में काम नहीं करूंगा। फिर शैलेंद्र सिंह वहां से नौकरी छोड़ते हैं। तमाम यातनाएं उनको, उनके परिवार को झेलनी पड़ती हैं, तमाम समस्याएं होती हैं, और ये सब यातनाएं शैलेंद्र सिंह को सिर्फ इसलिए झेलनी पड़ती हैं क्योंकि मुख्तार अंसारी से मुलायम सिंह यादव का याराना कुछ तगड़ा होता है, बहुत तगड़ा होता है। और उस वक्त मुलायम सिंह की सरकार थी, तो जाहिर तौर पर मुख्तार को इसका समर्थन मिल रहा था और फायदा मिल रहा था, इसीलिए शैलेंद्र सिंह को नौकरी छोड़नी पड़ी। मुख्तार अंसारी और मुलायम सिंह की करीबी काफी ज्यादा होती है, इस वजह से शैलेंद्र सिंह के ऊपर तगड़ी कार्रवाइयां की जाती है। उस पूरी STF यूनिट जो भी उस वक्त पर मुख्तार अंसारी के LMG को रिकवर करने गए थे, पूरी पुलिस फोर्स ने ना कह दिया था, तब DSP शैलेंद्र सिंह अकेले अपनी जान पर खेल करके और 2 दरोगाओं को लेकर जाते हैं और LMG रिकवर करते हैं। और उसके बाद इसकी सजा उन लोगों को अलग अलग केस में फंसा करके दी जाती है और उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों में उनको सजा, अलग अलग केसेस में उनको नामजद किया जाता है। और वो सब कुछ शैलेंद्र सिंह ने साफ तौर पर यह चीज कही है कि उस वक्त की मुलायम सरकार ने जानबूझ करके फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए वह सारी धाराएं हम पर लगाई। और उसके बाद एक लंबे वक्त तक वो इसकी सजा काटते हैं, परेशान होते हैं। और साल 2013 वो होता है जब नरेंद्र मोदी दिल्ली की राह देख रहे होते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री होते हैं, तब जाकर के शैलेंद्र सिंह की मुलाकात होती है नरेंद्र मोदी से। पूरी कहानी ये बताते हैं और एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए शैलेंद्र सिंह रोते हुए कहते हैं, मोदी पहले वो शख्स थे जिन्होंने मुझसे पूछा कि शैलेंद्र घर कैसे चलाते हो। उसके बाद वो रो पड़ते हैं और उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी पहले गुजरात सरकार में उनको काम देते हैं खेती से जुड़े हुए तमाम प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए, और उसके बाद फिर जब सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं तो उत्तर प्रदेश में उनको अपॉइंट करके भेजा जाता है अलग अलग प्रोजेक्ट्स में सरकारी के तौर पर, मतलब कि जो प्रधानमंत्री के आवास PMO की तरफ से इनका अनुमोदन किया जाता है और उस तरीके से इनकी जिंदगी को बचाने की कोशिश की जाती है। एक मीडिया चैनल को ये सब बताते हुए शैलेंद्र सिंह फफक के रो पड़ते हैं और बताते हैं कि सिर्फ कानून का पालन करने के लिए, सिर्फ कानून का राज कायम करने की सजा हमको दी जा रही थी इतने वक्त से, और अब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तब हमको एक तरीके से राहत मिली है। और रोते हुए ये कहानी कहते हैं। इस बात को, इस रोने को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्तार अंसारी का डर एक ऐसे पुलिस अफसर के दिल में कितना ज्यादा था जो अपनी जान पर खेल करके 500 राउंड झोंकने वाली LMG जिसने जाकर के रिकवर की थी। तो लोगों से दुश्मनी के अलावा जो मुख्तार अंसारी की सबसे पॉपुलर दुश्मनी है, सब लोग जानते हैं, ब्रजेश सिंह के साथ में उसकी जाहिर तौर पर दुश्मनी है। लगातार दोनों के बीच में गैंग वॉर होता रहा।
के बीच में लगभग 1990 के आसपास से गैंग वॉर चला आ रहा है, आज तक बदस्तूर चला आ रहा है। इस दौरान अगर राजनीतिक करियर पर निगाह हम डालें मुख्तार अंसारी के, तो मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रहा है, यानी 25 साल। एक बार कुछ कम वक्त के लिए रहा, तो 20 से 21 साल का टोटल ड्यूरेशन बनता है। और इस दौरान वो 15 साल जेल में रहा है, मतलब अपने 5 बार के विधायक कार्यकाल में 15 साल जेल में रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस शख्स का राजनीति में कितना दखल रहा है। मऊ विधानसभा से वो लगातार जीतता रहा है। तो जेल में रह करके अगर कोई व्यक्ति और अपनी पार्टी के दम पे, किसी पार्टी में नहीं, किसी पार्टी का सहयोग समर्थन, मतलब कि एक तरीके जाहिर तौर पर जो समर्थन मिलना चाहिए वो नहीं मिल करके वो अकेले दम पर वहां से चुनाव जीतता रहा है। वहां पर जो मऊ के लोगों से अगर आप बातचीत करेंगे तो मुख्तार अंसारी के बारे में कुछ खराब आप सुनने के लिए नहीं पाएंगे। मुख्तार की वहां के लोग बड़ाई करते हैं, वहां के लोग उसको मानते हैं, रॉबिन हुड मानते हैं, क्योंकि वो हर एक शख्स की मदद करता है। चाहे गरीब को अगर पैसा चाहिए तो पैसा देता है, बेटी की शादी नहीं हो रही है तो शादी करवा देता है पैसे दे करके। और इसके अलावा अगर कोई परेशान कर रहा है तो मुख्तार अंसारी अपने हिसाब से डील कर लेता है। सैकड़ों तस्वीरें इंटरनेट पर देख लेंगे मुख्तार अंसारी की कि एक खुली जीप में वो शख्स बैठ करके जा रहा है, जिसके पीछे 4-5 गनर उस जिप्सी पर लदे हुए हैं। और वो लोग मिलकर के जाकर के किसी भी मामले का, बड़े से बड़ा मामला, कोई दंगा लड़ाई फसाद हो, उसको बस केवल मुख्तार अंसारी जिप्सी की छत पर जाकर बैठता है और चिल्ला के कह देता है कि रुक जाओ, मान जाओ, और सभी लोग मान जाते हैं। मुख्तार अंसारी के बारे में एक और चीज है, वो कैमरों का बहुत शौकीन है, उसे मीडिया के कैमरे बहुत पसंद है। आमतौर पर जो अपराधी होते हैं वो मीडिया के कैमरों से बचते हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी के बारे में ये चीज कही जाती है कि बड़ा कंफर्टेबल होकर के वो मीडिया के कैमरों के सामने इंटरव्यू देता था, बात करता था, लाल रंग का चश्मा लगाया करता था सुनहरे फ्रेम का, और उसके साथ साथ अपनी 2 पसंदीदा बंदूकें जो पिस्टल होती थी उनको निकालता था उन मीडिया के कैमरों के सामने और उनसे खेलता रहता था। और इसके अलावा एक और कहानी है, शम्स ताहिर खान साहब हैं जो क्राइम रिपोर्टर हैं बहुत बड़े, वो अपनी एक कहानी बताते हुए कहते हैं कि वो लखनऊ पुलिस मुख्यालय में किसी काम के लिए उस वक्त पर गए हुए थे, 2000 के आसपास की बात है, और तब मुख्तार अंसारी जेल में हुआ करते, 2005 के आसपास की बात है। मुख्तार अंसारी उस वक्त पर जेल में हुआ करते थे, कहीं ऑफिशियली यही था, लेकिन वो पुलिस मुख्यालय से बाहर निकल रहे होते हैं लखनऊ के, और मुख्तार अंसारी की गाड़ी आकर के रुकती है, 4-5 पुलिस वाले निकलते हैं और 7 फीट लंबा चौड़ा मुख्तार अंसारी गाड़ी में से बाहर निकल के आता है। मुख्तार, इनको लगता है कि ये क्या हो गया, फिर पता करवाते हैं कि क्या ऐसा कुछ है कि मुख्तार को जमानत मिल गई है। पता चलता है कि नहीं। उसके बाद जब मुख्तार अंदर चला जाता है तो हल्का सा इनके ऊपर नजर डालता है, लेकिन खास कुछ नहीं देखता है। लेकिन जब बाहर निकल रहा होता है तो ये कैमरे से इसको शूट करवाने लगते हैं। मुख्तार अंसारी कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप पूरा शूट करवाता है, गाड़ी के पास जाकर के पोज देता है और उसके बाद आकर के कहता है भैया खींच लिए, बस इतना है कि इसको चलाइएगा मत। शम्स ताहिर को कुछ समझ में नहीं आता है और उसके बाद इनकी बातचीत होती है, तमाम इसके ऊपर दबाव बनते हैं। ब्यूरो चाहे लखनऊ का रहा हो, दिल्ली के ऑफिस में सरकार की तरफ से बाकायदा फोन आता है कि चलाइएगा नहीं, लेकिन 7-8 दिन के बाद उसकी क्लिप चलाई जाती है, तमाम चीजें होती हैं, और फिर एक बार इनको फोन आता है मुख्तार अंसारी का कि भैया माने नहीं, चला दिए, आगे ध्यान रखिएगा। तो कुछ ऐसा रुतबा मुख्तार अंसारी का रहता था कि मुख्तार अंसारी किसी चीज से डर करके नहीं काम करता था। एक और कहानी है मुख्तार अंसारी के ताकत का, अगर आपको अंदाजा लगवाना है, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी वर्दहस्त रही है मुख्तार अंसारी की, लेकिन जब अखिलेश यादव पावर में आने लगे, जब केंद्रीय राजनीति को संभालने लगे और मुलायम सिंह की जगह लेने के लिए तैयार होने लगे, तो कम से कम अखिलेश यादव के पास सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि जो पीछे किए गए पाप थे समाजवादी पार्टी के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा, उससे वो पीछा छुड़ाना चाहते थे। और उसमें सबसे बड़ी समस्या मुख्तार अंसारी जैसे लोग थे, राजनीति में तो थे लेकिन उसके साथ साथ उससे कहीं ज्यादा बड़े क्रिमिनल थे, जिसकी वजह से अखिलेश यादव की पूरी इमेज पर डेंट लग रहा था और समाजवादी पार्टी की तो हालत खराब ही हो रही थी। करके बड़ा तगड़ा बवाल मचता है। उस वक्त तो जब सपा सरकार हुआ करती थी 12 से 17 के बीच में, उस वक्त एक मंत्री बयान देते हैं कि मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी में शामिल करवाया जाए। बयान देने के कुछ घंटे के भीतर ही अखिलेश यादव उसको अपनी पार्टी और मंत्रिमंडल से बाहर निकाल देते हैं। इस घटना के बाद शिवपाल सिंह यादव दबाव बनाना शुरू करते हैं कि मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया जाए, फायदा है। और यही वो वजह है कि बाद शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव में तगड़ी जुबानी जंग चलती है, पार्टी के भीतर 2 फाड़ होता है। और माना जाता है कि मुख्तार अंसारी वो वजह था कि अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच में ये पूरी बहस होती है और उसके बाद एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। समाजवादी पार्टी 2 फाड़ में टूट जाती है, शिवपाल सिंह यादव अलग हो जाते हैं, अखिलेश यादव अलग हो जाते हैं। और मुख्तार अंसारी के कद का अंदाजा लगाइए, जिस पार्टी का मुखिया एक वक्त पर देश का रक्षा मंत्री रहा हो, मुख्यमंत्री प्रदेश का रहा हो, जिसका बेटा और अखिलेश यादव खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, उस पार्टी में 2 फाड़ करवाने की हैसियत रखता था मुख्तार अंसारी।
उसके पहले की अगर आपको कहानी बताएं तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती, इसको गरीबों का मसीहा रॉबिन हुड कहती थी, जो गरीबों का मसीहा टर्म मिला था मुख्तार अंसारी को सबसे पहली बार 2008 के आसपास, वो मायावती ने दिया था। एक लंबे वक्त तक पार्टी में रहा, वहां से विधायक भी बना और तमाम उसकी ताकत चलती थी। 2010 में आखिरकार बहुजन समाज पार्टी ने मुख्तार अंसारी से किनारा किया, क्योंकि उसके ऊपर राजनीतिक आरोप और अपराध के आरोप दोनों लगने शुरू हो गए थे कि राजनीति का इस्तेमाल करके, जो जाहिर तौर पर था बहुत दिनों तक मायावती ने इग्नोर किया, लेकिन जब दबाव बढ़ने लगा, चूंकि वो सरकार में थी तो थोड़ा बहुत दबाव बढ़ने लगा था और मायावती दावा करती थी कि वो यहाँ प्रदेश में सत्ता का राज कायम कर रही है, कानून का राज कायम कर रही है, तो उसके लिए उनको पार्टी से बाहर निकालना पड़ा। फिर उसके बाद कौमी एकता दल बनाता है मुख्तार अंसारी, उससे भी खुद चुनाव लड़ता है और कई जगहों पर चुनाव लड़वाता है और अपने आप मतलब जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी तमाम चुनाव जीतता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में, पूर्वांचल की राजनीति में और पूर्वांचल की माफियागिरी में एक तगड़ा रोल अदा करता है। ये कहानी मुख्तार अंसारी की थी, जो इन तमाम घटनाओं को लेकर के, इन प्रमुख घटनाओं को लेकर के मुख्तार अंसारी बनता है। सैकड़ों मर्डर हैं उसके नाम पर जो बेनाम रह गए हैं, जिनके बारे में कभी पुलिस ने बात नहीं की, कभी सरकार में कभी कोई बहस नहीं छिड़ी, सदन में कभी किसी मंत्री ने उसके खिलाफ बयान नहीं दिया। सिर्फ उसकी एक वजह थी कि मुख्तार अंसारी का आतंक इतना ज्यादा था कि पूर्वांचल में कोई उनके खिलाफ, उसके खिलाफ बोलना पसंद नहीं करता था और पसंद से ज्यादा हिम्मत नहीं होती थी किसी की भी कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ बोला जाए। मुख्तार अंसारी की कहानी बहुत लंबी है, तमाम उसकी गिरहें खुलती हैं। अभी अगर आप केसेस के अंदर जाएंगे तो तमाम चीजें निकल के आती हैं, किसी से उसकी राइवलरी, और जब आप लिंक जोड़ना शुरू करेंगे तो जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में 80 के दशक से लेकर के 2010 के वक्त समय का अपराध रहा, उस सब की जो केंद्र धुरी रही वो हमेशा से मुख्तार अंसारी रहा। वो चाहे जितने बड़े अपराधी रहे हों, मुन्ना बजरंगी रहे हों, ब्रजेश सिंह हो, धनंजय सिंह हो, मुलायम सिंह हो, आजम खान हो, राजनेता हो चाहे अपराधी हो, इन सभी लोगों की धुरी कहीं ना कहीं जाकर के मुख्तार अंसारी के पास खत्म होती थी। आज की कहानी इतनी ही। आपको कैसी लगी और साथ ही अपनी जो राय हो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे और ये था जुर्म @8 PM।